Hello student, first of all how are you? I hope you all are well. Students, आज अपने जियोग्राफी में जो अपना चैप्टर 6 वाटर सोर्सेस चल रहा है उसका आज अपने नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले अपने जो चैप्टर है उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन वाटर सोर्सेस के बारे में वो गेन की थी। आज अपने जो इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसमें अपने करेंगे डिमांड ऑफ वाटर एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया पुराने टाइम से ही एक एग्रीकल्चरल कंट्री रहा है। जनरली आप लोग सुनते होंगे कि इंडिया की लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है, लगभग 60-70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर रिलाई करती है। एग्रीकल्चर बेस्ड उनका ऑक्यूपेशन होता है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर बेस्ड ऑक्यूपेशन है तो वाटर की अगर अपने बात करें तो क्रॉप के लिए एग्रीकल्चर के लिए वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसे पूरा करने के लिए इंडिया में स्टार्टिंग से ही जब से इंडिपेंडेंट हुए हैं, ठीक है, तब से या उससे पहले से भी जो प्रोजेक्ट चले हैं या अपने मेनली इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ है 1947 के बाद, उसके बाद जो भी 5 ईयर प्लान आए हैं उसमें इरिगेशन फैसिलिटी के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ठीक है, स्पेशल एम्फेसिस ऑन इरिगेशन फैसिलिटीज। तो अपने बात करें कि जैसे इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट भी चलाए गए हैं ताकि जिन एरिया में रेनफॉल ज़्यादा होता है या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है या यहाँ फ्लड आती है वहाँ पे वाटर को किसी डैम के थ्रू रोककर वहाँ से कनाल निकालकर किसी ड्रॉट प्रोन एरिया में, सूखा प्रभावित क्षेत्र में पहुँचाया जाता है, जिससे जो डैम वाला रीजन है वहाँ पे भी अपने कहते हैं ज़्यादा रेनफॉल वाला रीजन है वहाँ पे भी फ्लड है, उससे रिलैक्सेशन मिलता है लोगों को, और यहाँ ड्राउट पड़ता है, सूखा पड़ता है, वहाँ पे भी लोग को रिलैक्सेशन मिलता है, वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं वो चलाए गए हैं इंडिया में। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट। ठीक है, और चंबल रिवर प्रोजेक्ट है, नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट है। मतलब काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए चलाए गए हैं। ठीक है, गंग नहर प्रोजेक्ट कह सकते हैं इसमें अपने, IGNP प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी नहर जो प्रोजेक्ट है वो भी इसमें शामिल है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट भी चलाए गए हैं जिससे इंडिया में एग्रीकल्चर को प्रॉपर तरीके से अपने वाटर सप्लाई करते रहे। तो इस तरीके से अपने देखते हैं कि जो डिमांड ऑफ वाटर है वो सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर में है? एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिमांड ऑफ वाटर है। ठीक है, तो कौन कौन से अपने जो अपना टॉपिक है डिमांड ऑफ वाटर एंड यूटिलाइजेशन, तो एग्रीकल्चर में कितना परसेंटेज शेयर होता है, इंडस्ट्री में या डोमेस्टिक सेक्टर में कितना शेयर होता है, उसमें भी दो तरीके से कि एक तो सरफेस वाटर में कितना शेयर है और एक ग्राउंड वाटर में कितना शेयर है, ये भी अपने यहाँ पे कर रहे हैं।
एक तरफ यूटिलाइजेशन ऑफ सरफेस वाटर, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और डोमेस्टिक सेक्टर, 3 सेक्टर में डिवाइड किया है। तो जो सरफेस वाटर है 89% एग्रीकल्चर में, 2% इंडस्ट्री में, 9% डोमेस्टिक सेक्टर में। इसी तरह से ग्राउंड वाटर 92% एग्रीकल्चर में, 5% इंडस्ट्री में, 3% आपका डोमेस्टिक सेक्टर में इनका यूटिलाइजेशन होता है। तो इसको देखने से अपने पता चलता है कि जो डोमिनेंसी है वाटर यूटिलाइजेशन में वो एग्रीकल्चर सेक्टर की है। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा इंडिया का, तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और डोमेस्टिक सेक्टर है इसमें भी वाटर यूटिलाइजेशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, ये था आपका डिमांड ऑफ वाटर एंड यूटिलाइजेशन। इससे नेक्स्ट अपने टॉपिक करते हैं डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन की एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है, और इरिगेशन के लिए वाटर की डिमांड होती है। तो डिमांड होती क्यों है? जनरली रेनफॉल के ऊपर बेस्ड होता है, मानसून के ऊपर बेस्ड अपना जो एग्रीकल्चर सिस्टम है मानसून बेस्ड है। जो अपने रेनफॉल होता है वो मानसून बेस्ड होता है, और उस मानसून रेनफॉल में स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएशन देखने को मिलता है। जो डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशियो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। स्थानिक और सामयिक, इसका मतलब स्थानिक सामयिक, स्थान के अनुसार और समय के अनुसार इसमें विभिन्नता मिलती है रेनफॉल पैटर्न में कि रेनफॉल कहाँ कम होना है कहाँ ज़्यादा होना है। आप लोगों ने 11th क्लास में रेनफॉल के बारे में पढ़ा होगा, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल था। जनरली वैसे भी आपको पता ही है कि जो राजस्थान और पर्टिकुलरली वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात का कुछ पार्ट, ठीक है, जो अपने कह दें कि सेमी एरिड और एरिड रीजन हो गए। कुछ पार्ट आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, उसका जिसमें शैडो जोन है, उसका दोनों तरफ से ही अरेबियन साग जो आपका सी है और बे ऑफ बंगाल है, दोनों तरफ से जो उसका शैडो जोन बनता है वो वाला रीजन। तो ऐसे कुछ रीजन है यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, और कहीं पे जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो मानसून सीजन चल रहा होता है या रेनफॉल चल रहा होता है उसके बीच में कोई गैप आ जाता है, कुछ दिनों का ड्राई स्पेल आ जाता है। तब भी अब उस दौरान अगर अपने इरिगेशन ना करें तो भी जो क्रॉप्स हैं वो उससे अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो या अपने बात करें कि कोई भी जो रीज़न है, कोई भी रीज़न जो है उसमें या तो विंटर सीजन में या समर सीजन में ड्राई स्पेल आएंगे ही आएंगे, चाहे वहाँ पे रेनफॉल जितना मर्जी होता हो, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि अपने कंटिन्यूटी में क्रॉप प्रोडक्शन लेने के लिए या अच्छा प्रोडक्शन लेने के लिए रेनफॉल की जो वेरिएशन है, स्पेशल टेम्पोरल वेरिएशन है, इसको बैलेंस करने के लिए इरिगेशन की अपने को ज़रूरत होती है।
एक तो इरिगेशन की जरूरत अपने इस वजह से है, ठीक है। सेकंड है उसके बाद वाटर नीड ऑफ सर्टेन क्रॉप्स मेक इरिगेशन नेसेसरी। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनकी जो पानी की आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा होती है, उनको रेनफॉल के साथ साथ वाटर रिक्वायरमेंट भी चाहिए होता है, या अपने कह दें कि रेनफॉल अगर कम होता है तो उनको वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए होता है। अपने कुछ ऐसे रीजन में यहाँ पे रेनफॉल कम होता है और वहाँ पे अपने ज़्यादा वाटर कंज्यूमिंग या इंटेंस वाटर रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप को लगा लेते हैं, तो उसके लिए भी इरिगेशन जरूरी हो जाती है, कंपल्सरी हो जाती है, उसकी नेसेसिटी हो जाती है। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? राइस, जूट, शुगर केन, ये कुछ ऐसी क्रॉप्स हो गई जो इंटेंस डिमांड होती है जिनकी अपने कहते हैं इरिगेशन की, तो इनको इरिगेशन प्रोवाइड करवाना जरूरी ही जरूरी है। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटी की डिमांड भी होती है। मेक पॉसिबल मल्टीपल क्रॉपिंग। अगर अपने रेनफॉल के ऊपर जो अपने कह दें कि रेनफेड फार्मिंग या बरानी खेती करें तो अपने को साल में एक फसल ही मिल सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे गर्मियों में रेनफॉल होता है, वहाँ पे गर्मियों वाली फसल मिल जाएगी, है ना। खरीफ की या सर्दियों में होता है, वहाँ रबी की फसल मिल जाएगी, तो एक ही फसल मिलेगी। अपने को मल्टीपल क्रॉपिंग करनी है, साल में 2 या 3 फसलें लेनी है, तो उसके लिए इरिगेशन जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर अपने को हायर प्रोडक्शन लेना है, ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है क्रॉप का, तो उसके लिए भी अपने को इरिगेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक तो जो रेनफेड के ऊपर जिनका पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो क्रॉप, और जो इरिगेशन बेस्ड हैं क्रॉप उनका पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इरिगेशन वाली जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर अपने बात करें तो। इसके साथ साथ ही जो हाई यील्ड वैरायटी सीड हैं, ज़्यादा उत्पादन देने वाले बीज हैं, ऐसी क्रॉप्स को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उनकी डिमांड ऑफ वाटर ज़्यादा होती है, तो उनके लिए भी वाटर चाहिए होता है, ठीक है। इसी वजह से जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, हाई यील्ड वैरायटी सीड यूज़ किए गए थे जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा था और उनको डिमांड ऑफ वाटर भी ज़्यादा थी। अब इसी वजह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाले रीजन में ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाई कंपैरेटिवली दूसरे रीजन के, क्योंकि वहाँ पे जो अपने कह दें कि अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन है या वाटर है वो ज़्यादा थी, चाहे वहाँ पे कैनाल सिस्टम के थ्रू वाटर सप्लाई हो रहा हो, चाहे वेल और ट्यूबवेल के थ्रू वहाँ पे वाटर सप्लाई हो रहा हो। तो इस वजह से ये जो अपने बात कर रहे हैं कि यहाँ पे वाटर डिमांड ज़्यादा होती है, और ज़्यादा वाटर अगर अपने प्रोवाइड करवाएंगे तो उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अपने यहाँ पे पंजाब हरियाणा की बात की, वेस्टर्न यूपी की बात की, तो कुछ डाटा है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में जो उनका नेट सोन एरिया है इनका 85% जो एरिया है वो इरिगेशन के अंडर में आता है। मतलब जितने एरिया में यहाँ पे नेट सोन एरिया होता है, प्योर यहाँ पे सोइंग की जाती है जितने एरिया में, उसका 85% जो होता है वो इरिगेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे इरिगेशन के जो सोर्स हैं वो कनाल है, वेल है और ट्यूबवेल है। इसमें एक डाटा और बताया हुआ है
जो पंजाब का 76.1%, हरियाणा का 51.3% जो नेट सोन एरिया है वो वेल्स और ट्यूबवेल्स के द्वारा इरिगेटेड है। तो इन रीजन में वाटर का ज़्यादा यूज़ होता है, इंटेंस यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर वाली जो क्रॉप्स हैं, पैडी है, वीट है, ठीक है, उनका प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है। तो इस वजह से क्या है कि जैसे जैसे ये ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं वेल और ट्यूबवेल के थ्रू, तो यहाँ पे जिन इलाकों में काफ़ी टाइम से कई साल हो गए, 20-50 साल हो गए यूज़ करते हुए, वहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो काफ़ी नीचे चला गया है। तो वो भी एक टेंशन का अपने सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर करता है उसमें कि एक चिंता का विषय है कि वाटर लेवल इतना डाउन चला गया है। इसके अलावा कुछ और रीज़न भी हैं, जिसमें राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और महाराष्ट्र में क्या है कि वाटर के ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से यहां के पानी में फ्लोराइड कंटेंट ज्यादा बढ़ गया है। इसमें फ्लोराइड कंटेंट है जो ज़्यादा बढ़ गया है, ज़्यादा पानी को यूज़ करने की वजह से। और जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ के पानी में आर्सेनिक का लेवल जो है वो बढ़ गया है। तो मतलब ओवर यूटिलाइजेशन करने से दिक्कतें आती ही आती हैं, चाहे उससे जो पहले अपने पढ़ा वो वाटर लॉगिंग की वजह से, अगर अपने ओवर इरिगेशन करेंगे या ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे वाटर का, लैंड के ऊपर ओवर इरिगेशन करेंगे तो उससे दिक्कत आ जाती है कि अपने सॉइल सैलाइन हो जाती है। अगर अपने वाटर का ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो वो कम होगा, उसकी क्वांटिटी कम होगी, तो जो उसमें जो फ्लोराइड है या आर्सेनिक है, अगर वाटर कम हो जाता है, ज़्यादा गहराई पे चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो उसमें उनका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, वो हार्मफुल होता है लोगों के लिए, डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेज उसकी वजह से हो जाती है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन भी उससे कम हो जाता है। तो ये अपने आज का जो टॉपिक था डिमांड ऑफ वाटर एंड यूटिलाइजेशन वो किया। इसमें अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो।